हेलो नमस्कार सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा, आपके अपने चैनल के माध्यम से हिंदी टीजीटी पीजीटी और नेट जेआरएफ जेआईसी आदि एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। साथ ही विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा का सामान हिंदी पाठ की तैयारी कराई जाती है। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें। तो आज हम लौकिक साहित्य का जो सेकेंड पार्ट है वो देखेंगे। फर्स्ट पार्ट हो चुका है लौकिक साहित्य का, इसमें आया है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में जो पहली रचना है वो है राउल बेल। राउल बेल बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। हर एग्जाम में एक ना एक प्रश्न इसमें से बनता है, चाहे नेट का हो, चाहे टीजीटी पीजीटी जेआईसी का हो। तो सभी से रिक्वेस्ट है इस पॉइंट को ज़रूर ध्यान में रखें और अच्छे से तैयार करें इस पॉइंट को। तो पहली रचना है ये लौकिक साहित्य में, ठीक है, राहुल बेल। इसके लेखक हैं रोड़ा कवि, ठीक है। माना जाता है ये 10वीं शताब्दी की है, कोई कोई इसे 7वीं 8वीं शताब्दी की रचना मानते हैं, लेकिन यहाँ पर 10वीं शताब्दी दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद दूसरे इससे रिलेटेड विशेष महत्वपूर्ण तथ्य जरूर आप नोट कर लेंगे, जरूर तैयार करेंगे एग्जाम के लिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, यह रचना सर्वप्रथम शिलालेखों पर लिखी गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत पॉइंट बनता है। कौन सी रचना है जो शिलालेखों पर लिखी गई? तो राउल बेल, ठीक है। यह रचना 10वीं शताब्दी की है, कवि इसके रोड़ा हैं। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है, मुंबई की प्रिंस आल वेल संग्रहालय से इसका पाठ उपलब्ध कराकर प्रकाशित कराया गया है, ठीक है। इसका मतलब रूप जो इसका क्या बोलते हैं, ओरिजिनल इसका जो वो है वो नहीं मिला है, लेकिन ये प्रकाशित हुई उसकी रचना है दूसरी। मुंबई प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय से इसको प्रकाशित कराया गया है। मुंबई प्रिंस ऑफ वेल्स में इसका जो मुख्य है, यानी कि इसकी ओरिजिनल रचना है वो वहाँ पर संग्रहित है, ठीक है। पूछा जाता है कि राउल बेल कहाँ पर संग्रहित है, तो आप बता सकते हैं प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में। मुंबई प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में इसका जो मूल रचना संग्रहित है। इसके साथ नेक्स्ट दूसरा पॉइंट बनता है। दूसरा पॉइंट है, यह हिंदी साहित्य की प्राचीनतम गद्य पद्य रचना है। गद्य और पद्य दोनों के मिश्रण को चंपू काव्य बोलते हैं, तो ये हिंदी की पहली चंपू काव्य मानी जाती है, प्राचीनतम। इसके साथ नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है, इस रचना में राउल नाम की नायिका के सौंदर्य का नक्श के वर्णन किया गया है। जो इसकी नायिका है उसका नाम राउल है, ठीक है। तो राउल नायिका के मतलब सौंदर्यता का नक्शक वर्णन है, उसके प्रत्येक पार्ट का वर्णन किया हुआ है। और पहले गद्य में, उसके बाद तदुपरांत, पहले पद्य में लिखी गई थी, उसके तदुपरांत ये गद्य में लिखा गया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है, हिंदी में नक्शिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ इसी रचना से माना जाता है, ठीक है। पहली रचना थी वसंत विलास, जो हमने एक वसंत विलास में समझाया था कि वसंत विलास में बसंत और यानी कि शादीशुदा, ठीक है, शादीशुदा नायिक स्त्रियों का मतलब क्या बोलते हैं उसको, उल्लेख, उनकी नक्शिक और उनकी काम भावनाओं को उल्लेखित किया हुआ है, ठीक है, और उनके सौंदर्य का। और यहाँ पर दूसरी रचना है राउल बेल, ठीक है। इसमें जो है नक्शिक वर्णन किया हुआ है, श्रृंगारी परंपरा से नक्शिक वर्णन किया है, और राउल बेल की जो रचना है राउल बेल में, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, इसकी भाषा में हिंदी की 7 बोलियां, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट 2021 की जो टीजीटी एग्ज़ाम था उसमें ये प्रश्न आया था, ठीक है, कि किस रचना में 7 बोलियों के शब्द प्राप्त हुए हैं, ठीक है, हिंदी की 7 बोलियों, जिसमें है राजस्थानी प्रधान है, ठीक है। कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि राउल बेल की जो राउल बेल रचना है उसमें 7 बोलियों में सबसे प्रमुख कौन सी बोली है, तो राजस्थानी रखा है इसमें। दूसरा इसका और लास्ट पॉइंट है, इसका जो उल्लेख है शिलांकित रूप में म्यूजियम में सुरक्षित है। ये रचना मतलब पत्रों पर नहीं लिखी गई है, ये शिलाओं पर लिखी गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है ये। पहली एक रचना है जो शिलाओं पर लिखी गई है हिंदी की, और ये रचना का जो
श्लाघित रूप है वो मुंबई म्यूजियम में अभी भी संग्रहित है। ठीक है, तो आज यहीं तक, और नेक्स्ट हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, वो है, ठीक है, दूसरा पॉइंट है इसके साथ युक्त व्यक्त प्रकरण। बहुत ही महत्वपूर्ण ये रचना है, राहुल बेल युक्त व्यक्त प्रकरण, और भी इससे, और ज्योति ठाकुर की जो रचना है। ठीक है, ये तीन रचना बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत बार एग्जाम में आती हैं, हर एग्जाम में आती हैं, मतलब मोस्टली इनमें से एक प्रश्न बनता है। तीनों रचनाओं में के कम से कम 3 या 4 प्रश्न हर एग्जाम में बनते हैं। तो सभी से निवेदन है, इन रचनाओं को जरूर याद रखें, अपने नोट्स बनाएं और इनको तैयार करें। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट दूसरी रचना है लौकिक साहित्य में, वो है युक्त व्यक्त प्रकरण। कवि है इनके दामोदर पंडित शर्मा। ठीक है, दूसरा रचना काल का समय है इसका 12वीं शताब्दी, ये थी 10वीं शताब्दी की रचना राहुल बेल। और युक्त व्यक्त प्रकरण जो है दामोदर की रचना है और इसका समय काल 12वीं शताब्दी है। ठीक है, विशेष तथ्य इसके रिलेटेड हैं, वो आप देखेंगे। विशेष तथ्य हैं, पंडित दामोदर शर्मा राजा गोविंद चंद्र, ठीक है, 1154 ईस्वी के सभा पंडित थे। ठीक है, दामोदर जो गोविंद चंद्र महाराज थे उनके सभा पंडित थे, इसीलिए इन्होंने इस रचना को लिखा। ठीक है, दूसरा है इसका, इस रचना में बनारस और उसके आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा का प्रकाश डाला गया, भाषा पर प्रकाश डाला गया। महत्वपूर्ण ये तथ्य है, बहुत बार आया है एग्जाम में, नेट में आया था ये प्रश्न कि कौन सी रचना है जो बनारस के आसपास के प्रदेशों की संस्कृत भाषा पर प्रकाश डाला है। तो इस चीज़ को जरूर, महत्वपूर्ण पॉइंट को याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, इसमें बनारस के आसपास के जो जीवन काल और भाषा का उल्लेख किया हुआ है, इसीलिए ये पॉइंट महत्वपूर्ण बन जाता है युक्त व्यक्त प्रकरण का याद रखना। ठीक है, इस रचना में उस युग के काव्य रूपों के संबंध में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है, इस रचना को पढ़ने से यह मालूम पड़ता है कि उस समय गद्य और पद्य दोनों काव्यों में तत्सम शब्दावली बढ़ने लगी थी तथा व्याकरण पर भी ध्यान दिया जाने लगा था। कुछ ऐसे तथ्य हैं जो इस रचना में व्याकरण के लिए माना जाता है, कभी कभार माना भी जाता है कि व्याकरण रचना कौन सी है, तो ऐसा इसमें दिया हुआ है, तो आप लोग इस पॉइंटों को जरूर मेंशन करेंगे अपने नोट्स में। इसके बाद आती है इसकी महत्वपूर्ण दूसरी रचना, वो है वर्ण रत्नाकर, जो ज्योति ठाकुर के द्वारा लिखित है। ठीक है, वर्ण रत्नाकर। समय काल इसका देखेंगे तो समय काल है इसका 14वीं शताब्दी, राहुल बेल 10वीं शताब्दी, युक्त व्यक्त प्रकरण 12वीं शताब्दी, और वर्ण रत्नाकर जो है वो है 14वीं शताब्दी। ठीक है, ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा इसका रचना का वो समय काल उल्लेखित किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है रचना काल द्विवेदी के अनुसार है ये 14 शताब्दी। ठीक है, 14वीं शताब्दी। विशेष तथ्य हैं इससे रिलेटेड, ये हैं ज्योति ठाकुर की मैथिली भाषा में लिखी हुई महत्वपूर्ण रचना है। दूसरा पॉइंट है इस रचना का प्रकाशन, ठीक है, ज्योतिष सुनीति चटर्जी व पंडित बबुआ मिश्र के द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के माध्यम से करवाया गया था। इस रचना का जो प्रकाशन है, जो इसको प्रकाशित किया गया था, वो ज्योति ठाकुर और सुनीति चटर्जी और बबुआ मिश्र के द्वारा बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के माध्यम से कराया गया था। दूसरा पॉइंट है इस रचना में भाषा शैली को देखने से यह एक शब्दकोश सी प्रतीत होती है। ठीक है, ये एक शब्दकोश सी जान पड़ती है। दूसरा है ये मैथिली भाषा में रचित गद्य पुस्तक है। तीसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है वो है इसे मैथिली भाषा का विश्वकोश भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण पॉइंट इसके दो बहुत ज़्यादा हैं। एक तो है, इनका डिटेल तो याद रखना ही है, लेकिन फिर भी ये शब्दकोश सी प्रतीत होती है। दूसरा इसका पॉइंट है कि ये मैथिली भाषा का विश्वकोश भी कहा जाता है, तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण पॉइंट हैं इसके। ठीक है, तो
तो इन पॉइंटों को ज़रूर याद रखेंगे आप सभी लोग। बहुत ही महत्वपूर्ण एवं फेमस पॉइंट हैं, हमेशा एग्ज़ाम में आते हैं। तो सभी से निवेदन है, इन पॉइंटों को ज़रूर तैयार करिए नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। तो आज इतना ही। नेक्स्ट हम जो अब नेक्स्ट उसमें वीडियो में देखेंगे आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य। ठीक है, आदिकाल में कौन से अपभ्रंश साहित्य लिखे गए थे? ये थे लौकिक साहित्य। ठीक है, आदिकालीन लौकिक साहित्य। अब आएगा जो दूसरा पॉइंट है आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य, उनको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू।